हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा सीईटी के लिए पेपर कर रहे थे उसका क्वेश्चन पेपर नंबर है 72 और ये हुआ था ग्रुप डी का 2023 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये है केरल राज्य से। अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम सभी पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं जो भारत के केरल राज्य से संबंधित हैं। वे सभी चावल के आटे से बने हैं, लेकिन प्रत्येक का अपना अनूठा स्वाद होता है। अप्पम किण्वित चावल के आटे और नारियल के दूध से बना एक पतला पैनकेक है। पुट्टू चावल के आटे और कसा हुआ नारियल से बना हुआ एक उबला हुआ बेलनाकार केक होता है। और इडियप्पम क्या है? चावल के आटे और पानी से बना एक स्ट्रिंग आपर है। तो ये कहाँ के खाद्य पदार्थ हैं? अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम खाद्य पदार्थ हैं केरल के। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो भारत को हुई थी 1947 में। भारत को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसने देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। वर्ष 1951 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जिसे देश के पहले आम चुनाव के आयोजन से चिन्हित किया गया था। तो भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1947 में। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या को ग्रह के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी भी बिंदु तक दूरी के संदर्भ में मापा जाता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर और पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। और ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जेम्स मिल, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? जेम्स मिल, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक। और यह पुस्तक 1817 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश भारत का इतिहास 1817 में प्रकाशित हुई थी। 1817 में प्रकाशित। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था? तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और वे 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे थे, जब भारत एक गणतंत्र बन गया था। उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सी राजगोपालाचारी को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। कब? 1955 में, जो क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न पुरस्कार। सीई से तात्पर्य है, सीई से तात्पर्य क्या है? कॉमन एरा। क्या है? कॉमन एरा। सीई का अर्थ है कॉमन एरा। यह पारंपरिक संक्षिप्त नाम एडी का एक विकल्प है, जो अन्नो डोमिनी हमारे भगवान का वर्ष के लिए है। सी का उपयोग वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों सहित कई लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह एडी की तुलना में अधिक तटस्थ और समावेशी है। सीई डेटिंग प्रणाली ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। तो किस
प्रणाली पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, CE कॉमन एरा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसे संरक्षित करने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करने का दिन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% सहित गैसों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप है। यह भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। तो एक किसका कार्यक्रम है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसे स्तनपान को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से स्तनपान का समर्थन करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए 2016 में शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था? 2016 में। 2016 में इसे शुरू किया गया था माँ कार्यक्रम को। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? ये है साड़ी। लुगदा किसका एक रूप है? साड़ी का। लुगदा एक प्रकार की साड़ी है जो छत्तीसगढ़ में पहनी जाती है। यह एक पारंपरिक परिधान है जो हाथ से बने हुए सूती कपड़े से बनाया जाता है। लुगदा आमतौर पर चमकीले रंग के होते हैं। इनमें जटिल पैटर्न होते हैं। इन्हें सभी आयु और सामाजिक वर्गों की महिलाएं पहनती हैं। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जामिया नगर ओखला नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो ये क्या है? मध्याह्न भोजन। भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को मध्याह्न भोजन योजना या PM पोषण, इसको PM पोषण पहल भी कहा जाता है। देश भर में स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। तो 1995 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई और ये सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। तो 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू पर्व असम में मनाया जाता है। बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि त्योहार है। तो यह कैसा त्योहार है? कृषि त्योहार है। यह 3 भागों में मनाया जाने वाला त्योहार है जो 3 अलग अलग मौसमों में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू असम या नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये वही बिहू के अलग अलग रूप हैं। तो बिहू कहाँ का पर्व है? असम का।
यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को फिल्टर करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। यह वैसे लोग जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, वैसे लोगों की एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। डायलिसिस रोगी को के रक्त को एक विशेष मशीन के माध्यम से पास करके काम करता है, जो अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को फिल्टर करता है। फिर फिल्टर किया गया रक्त रोगी के शरीर में वापस भेज दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तालाब। तालाब स्थलीय आवास नहीं है, वे जलीय आवास है। देखो इसमें स्थलीय पूछ रखा है, इसका अर्थ है कि वे पानी से ढके हुए हैं। स्थलीय आवास वे हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो ये क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? किलोग्राम। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की कितनी दूरी होगी? ये होगी 50 सेंटीमीटर। कितनी दूरी होगी? 50 सेंटीमीटर। डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो किसकी? विकिरण की। किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना ऊष्मा स्थानांतरण को विकिरण कहा जाता है। विकिरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊष्मा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा का एक रूप है जो खाली स्थान से होकर गमन करती हैं। इसका अर्थ यह है कि ऊष्मा को विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, भले ही गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु के बीच कोई वायु या अन्य सामग्री न हो। तो ये क्या है? विकिरण की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? विकिरण में। डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें भी इनमें से तो होगा नहीं। टाइफाइड और हैजा। टाइफाइड और हैजा जल जनित रोग हैं। टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो टाइफाइड क्या है? एक जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। टाइफाइड के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द आदि शामिल हैं। और हैजा एक जीवाणु संक्रमण है जो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण। यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। तो टाइफाइड और हैजा क्या है? जल जनित रोग हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो पत्रदल क्या होगा? पत्ती। पत्रदल का क्या होगा? पत्ती। पंखुड़ी का क्या होगा? पंखुड़ी का होगा फूल। स्त्री केसर का क्या होगा? अंडाशय। विसर्पिलता का क्या होगा? कमजोर तना। डैश की कमी के कारण बेरी बीमारी होती है। तो किसके कारण होती है? विटामिन B1 के कारण। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो परिधीय तंत्रिकाओं और हृदय को प्रभावित करता है। यह थायमिन की कमी के कारण होता है जो एक आवश्यक विटामिन है जो ऊर्जा चयापचय में शामिल होता है। थायमिन साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो यह है लंबी रीढ़, हड्डी और बेलनाकार शरीर। लंबी रीढ़, हड्डी और बेलनाकार शरीर कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? लंबी रीढ़, हड्डी और बेलनाकार शरीर।
हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है, तो ये इसका आएगा विषाणु। भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं, तो किस से श्वास लेते हैं? त्वचा से। केंचुए में फेफड़े या गलफड़े नहीं होते, इसके बजाय वे अपनी त्वचा के माध्यम से हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो भूकृमि अपने त्वचा से श्वास लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट क्या है? एक खमीर, एक कवक है जो चीनी को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। किण्वन का उपयोग बियर, वाइन और शेक सहित विभिन्न प्रकार के मादक पेय पदार्थों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एथेनॉल जैसे जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया फर्मेंटेशन की खोज कब की थी? 1857 में फ्रांसीसी रसायनविद लुई पास्चर ने किया था। इसकी खोज की थी। यीस्ट का उपयोग बेकिंग में भी किया जाता है। जब आटे में खमीर मिलाया जाता है तो यह आटे में उपस्थित चीनी को किण्वित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इस गैस के कारण आटा फूल जाता है। तो क्या है ये? यीस्ट क्या है? अल्कोहल के लिए प्रयोग किया जाता है। धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीट कर पतले तार बनाए जाते हैं? ये है कुटनीयता। तो इसका आएगा कुटनीयता। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है अघातवर्धनीयता कहलाती है। लचीलापन किसी वस्तु की संपीड़ित तनाव के तहत बिना टूटे विकृत होने की क्षमता है। धातुएं आमतौर पर बहुत लचीली होती हैं। यही कारण है कि उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे पन्नी, शीट धातु और तार बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका क्या आएगा? कुटनीयता। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन किससे संबंधित है? तो ये न्यूटन संबंधित है बल से। विषम का चयन कीजिए। तो इनमें से विषम क्या है? टमाटर, अदरक, गाजर और आलू। ये जड़ में उगते हैं और टमाटर पेड़, ये जो टमाटर का पेड़ होता है ना उसके ऊपर लगते हैं। टमाटर का पौधे पे लगते हैं और ये सभी जड़ में लगते हैं। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? तो यह है मधु छत पर बैठी है। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? तो इसमें आएगा मधु छत पर बैठी है। इस बाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची है। तो ये है वाटिका। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो ये नहीं है दैनिक। लड़ाक शब्द में अक प्रत्यय नहीं है बल्कि यह आक प्रत्यय से बना है। अक और आक दोनों प्रत्यय कृत्यवाचक। तो इसमें आएगा दैनिक। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। तो ये आएगा मानवीकरण अलंकार। क्या आएगा? मानवीकरण अलंकार। दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। जिस समास में पहला पद प्रधान होए उसे क्या कहते हैं?
तो ये है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास वह होता है जिसमें प्रारंभिक शब्द हावी होता है और पूरा शब्द असीम होता है। अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं प्रतिदिन, यथासंभव, अनुरूप। इसका क्या होगा? अवयवी भाव समास। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? तो ये है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का अर्थ है सबसे शुद्ध। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो ये क्या है? गोधूली। नी प्लस में आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो ये कौन सा है? निराशा। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। तो ये है अवसर का लाभ उठाना। क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा में है 22 जिले। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है NSG का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। ये सही है। NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो ये दोनों सही है भाई इसके। ये मानेसर में इसका मुख्यालय है और NSG का केंद्रीय गृह मंत्रालय के मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर कार्य करता है। ये दोनों सही है। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? तो ये होता है फरवरी में। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? तो ये है हरिबंक। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव बनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो ये है खजूर महोत्सव। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो ये है 3। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल का पेड़। इसे फाइकस रिलीजियोसा भी बोलते हैं। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई धर्मों का एक पवित्र पेड़ है। वह अपनी लंबी उम्र और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बढ़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो ये आएगा, ये दोनों सही है भाई। निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो निमराना है राजस्थान के अंतर्गत। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की हैं 5 सीटें। राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। यह एक स्थायी निकाय है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य को आवंटित राज्यसभा सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या पर आधारित होती है। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो ये है केवल बी सही है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये सही है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बिनोला गांव में भारत सरकार का एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में से एक बनाने का प्रस्ताव है।
इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है झज्जर जिले में। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जूडो के लिए। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो यह है, किसने नहीं खेला था? मनिंदर सिंह, कपिल देव, हरियाणा हरिकेन, राजेंद्र गोयल सभी रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के लिए खेले हैं। तो इसने नहीं खेला था, सरकार तलवार ने। नारनौल किस जिले में स्थित है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिले में। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो ये है रतवाई। रतवाई मेवाती जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है जो हरियाणा की एक प्रमुख जनजाति है। यह नृत्य विभिन्न अवसरों जैसे शादियों, त्योहारों और अन्य समारोहों पर किया जाता है। रतवाई नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इसके नर्तक रंगीन पोशाकें और आभूषण पहनते हैं। नृत्य पारंपरिक लोक संगीत के साथ होता है। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो ये है महर्षि वेदव्यास। महाकाव्य महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। वह पुराणों, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता के लेखक भी हैं। महर्षि वाल्मीकि महाकाव्य रामायण के रचयिता थे। महाभारत एवं रामायण का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था, जो भारत के महाकाव्य थे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो ये कौन है? अंबाला। हरियाणा कपास की एक प्रमुख नकदी फसल है। यह राज्य के शुष्क क्षेत्रों जैसे सिरसा, सोनीपत और रेवाड़ी में उगाया जाता है। इन जिलों में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की अनुकूल परिस्थितियां हैं। हरियाणा भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये अंबाला कपास के उत्पादन के लिए फेमस नहीं है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। तो ये सही है बिल्कुल। ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो ये है घग्गर नदी पर। ओट्टू बैराज हरियाणा में घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी एक रुक रुक कर बहने वाली नदी है जो हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है। यह क्षेत्र के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। ओट्टू बैराज एक चिनाई बांध है जिसे 1896-97 में बनाया गया था। तो ये कब बना था? 1800। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बुजली पहना जाता है नाक में। बुजली एक पारंपरिक नाक का आभूषण है जो हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। धन्यवाद भाई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।